दिल्ली गैंगरेप के 6 आरोपियों में से एक आरोपी को नाबालिग न मानते हुए उसका केस भी बाकियों के साथ ही चलाया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी की इस याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आज सुनाएगा। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि नाबालिग आरोपी के प्रति कोई नरमी न बरती जाए, क्योंकि उसका अपराध जघन्य है। उसने जो अपराध किया वो दिखाता है कि ये किसी नाबालिग का काम नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आज शाम 4 बजे इसी अर्जी पर फैसला सुनाएगा। 16 दिसंबर को दिल्ली में हुई गैंगरेप की जघन्य वारदात के 13 दिन बाद पीड़ित लड़की की मौत हो गई थी। इस मामले में नाबालिग आरोपी को छोड़कर बाकी के 5 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली के साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज से आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 5 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई कैमरे के सामने केस से जुड़े लोगों की मौजूदगी में की जाएगी। पुलिस ने आरोपियों पर बलात्कार, हत्या और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई। मुंबई हमले के गुनहगार दाऊद गिलानी उर्फ डेविड हेडली को अमेरिका के शिकागो में आज सजा सुनाई जाएगी। भारतीय समय के मुताबिक रात 9 बजे के बाद फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक हेडली गिरफ्तार होने के बाद सरकारी गवाह बन गया था और अमेरिकी सरकार के साथ उसके समझौते में प्रत्यर्पण और मौत की सजा से छूट की शर्त भी शामिल है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने कोर्ट से उसके लिए 30 से 35 साल की सजा जरूर मांग रखी है। हेडली ने 26/11 के मुंबई हमले से पहले कई जगहों की रेकी की थी। इतना ही नहीं, उसने हमले की जगह का वीडियो भी आतंकियों को मुहैया करवाया था। हेडली अमेरिका में अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल कर चुका है। भारत में अमेरिकी नागरिकों की हत्या का उस पर दोष साबित हो चुका है। मुंबई हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 6 अमेरिकी नागरिक भी थे। लेकिन हेडली के प्रत्यर्पण के इनकार के बाद इस केस की भारतीय जांच पर असर पड़ सकता है। प्रत्यर्पण से इनकार पर भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अफसोस जताया है। भारत की तरफ से हेडली को पूछताछ के लिए यहां लाने की कोशिशें लगातार चल रही थी। फिल्म विश्वरूपम के रिलीज होने से पहले ही दक्षिण के सुपरस्टार कमल हासन को लगा है बड़ा झटका। तमिलनाडु सरकार ने फिल्म पर फिलहाल 15 दिनों तक बैन लगा दिया है। हीरो या विलेन? We have readied a device to explode at our command in your city. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक तमिलनाडु सरकार ने फिल्म को लेकर एक समुदाय विशेष के लगातार जारी विरोध प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया है। सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर से कहा है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर इंतजाम करें। तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में बनी विश्वरूपम को दक्षिण भारत में कल ही यानी 25 जनवरी को रिलीज होना था। हिंदी में बनी फिल्म की रिलीज 5 फरवरी को। और क्या है वो खुद से भी तो जुदा है वो। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण को जमीन खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी चोरी के मामले में हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें 1 करोड़ 33 लाख रुपए की बकाया स्टैंप ड्यूटी ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है और उनकी अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने शांति भूषण को 1 महीने के अंदर अंदर बकाया पैसा जमा करने के लिए कहा। हालांकि अदालत ने स्टैंप कोर्ट के शांति भूषण पर लगाए गए 27 लाख रुपए के जुर्माने को माफ कर दिया है। शांति भूषण ने इलाहाबाद के स्टैंप कोर्ट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी। शांति भूषण ने सिविल लाइंस के बंगला नंबर 77/29 को 1 लाख रुपए में खरीदा था, जबकि कलेक्टर के निर्धारित मिनिमम सर्किल रेट के हिसाब से इस जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए थी। एग्रीमेंट और बैनामे पर शांति भूषण ने सिर्फ 46,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी अदा की थी। सर्किल रेट के मुताबिक इस जमीन को खरीदने पर 1 करोड़ 33,54,600 रुपए की स्टैंप ड्यूटी जमा की जानी चाहिए थी। जयपुर के होटल दिग्गी पैलेस में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5 दिनों तक यानी 24 जनवरी से 28 जनवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में देश विदेश से साहित्यकार हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। पिछले साल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लेखक जीत थायल, रुचिर जोशी, अमिताभ कुमार और हरि कुंजरू ने सलमान रुश्दी की विवादित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस के कुछ अंश पढ़ने पर हंगामा हुआ था। इन लेखकों ने सलमान रुश्दी के समर्थन में ऐसा किया था जिसका जमकर विरोध हुआ था। इस साल भी सबकी नजरें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पर लगी हुई हैं।
पिछले साल मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन की वजह से सलमान रुश्दी फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले पाए थे। इस बार भी कई मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग उन लेखकों को बुलाए जाने का विरोध कर रहे हैं। फिल्मों और टीवी पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रसार को रोकने के लिए IAA इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का इंडियन चैप्टर एक कैंपेन की शुरुआत करने जा रहा है। अभियान की शुरुआत इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को इस मुद्दे पर संवेदनशील बनाने के मकसद से की जाएगी। 2 चरणों के इस अभियान में लेखकों और कंटेंट राइटर्स के लिए देश भर में सेमिनार्स करना और छेड़खानी के खिलाफ मल्टीमीडिया कैंपेन लॉन्च करना शामिल है। हम जो इंडस्ट्री में है, जहां टेलीविजन जो है और टेलीविजन इंडस्ट्री में जो एंटरटेनमेंट जो होता है वो भी एडवर्टाइजिंग से ही सपोर्टेड होता है, वो सब में कुछ हो सकता है, हम बदलाव ला सकते हैं और वो बदलाव से शायद हमारा जो ये प्रॉब्लम्स जो है विमेन की तरफ जो नेगेटिव व्यूज जो है वो चेंज हो सकता है। मुंबई में 16 फरवरी से शुरू हो रहे इस अभियान का उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ कर सकती है। आपको बता दें कि 74 साल पुराने IAA का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और दुनिया के 76 देशों में इसकी इकाइयां हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह अब नई जिम्मेदारी निभाने में जुट गए हैं। कल ही राजनाथ ने पार्टी की कमान संभाली। बुधवार रात राजनाथ सिंह पार्टी के महासचिव अनंत कुमार के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने उनके घर पहुंचे। अच्छी मुलाकात रही और पूरे घटनाक्रम की जानकारी हम लोगों ने अटल जी को दी और उस पर उन्होंने ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के बाद लौटते वक्त उन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पॉजिटिव पॉलिटिक्स वाले बयान के बारे में वो क्या सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स अथवा ऐसे इश्यूज के आधार पर कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करती। पॉजिटिव पॉलिटिक्स तो होनी ही चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल राहुल गांधी ने कहा था कि वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे। I don't want to get into negative politics. I don't want to be critical of everybody. I want to get into positive politics. भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अशरफ पर मंत्री रहते हुए कुछ पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए रिश्वत लेने का आरोप है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कार्रवाई के आदेश भी दिए थे। लेकिन इसी मामले की जांच से जुड़े एक अधिकारी की संदिग्ध हालत में मौत से भी अशरफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कामरान फैजल नाम के अधिकारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से जुड़े थे। आपको बता दें कि बुधवार को कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एक अलग बेंच बनाई थी और इसी बेंच में आज से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी अफगानिस्तान में 4 महीने तक रहकर देश वापस लौट आए हैं। वो अपने दूसरे मिलिट्री टूर पर थे। इस दौरान वो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर यूनिट में बतौर को पायलट गनर के तौर पर तैनात थे। ब्रिटिश राजघराने के तीसरे उत्तराधिकारी प्रिंस हैरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अफगानिस्तान में अपनी तैनाती के दौरान कुछ तालिबानी लड़ाकों को मारने का दावा भी किया था। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में कैप्टन वेल्स के नाम से मशहूर 28 साल के हैरी अफगानिस्तान में दोबारा तैनाती के बाद ब्रिटेन लौटे हैं। इराकी शहर तुज खोरमतों में एक मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में 24 लोगों की मौत हो गई। ये वारदात तब हुई जब एक सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद मस्जिद में जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए काफी लोग मौजूद थे। हमले की जिम्मेदारी किसी गुट ने नहीं ली है। इराक में अमेरिकी सेना के हटे साल भर से ज्यादा वक्त बीतने को है, लेकिन अब तक यहाँ के हालात सुधरे नहीं हैं। कई गुट एक दूसरे से बदला लेने पर आमादा हैं और आत्मघाती विस्फोट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इराक में शिया बाहुल्य सरकार से सुन्नी समुदाय बेहद नाराज है और वो सरकार पर अपनी अनदेखी के आरोप लगाता रहा है।